सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म जगत की सुपरिचित कथा, पटकथा और संवाद लेखिका कामना चंद्रा से। आपसे बातचीत की है सूरज शुक्ला ने। दोस्तों, आज हम आपको सेल्यूलाइड की दुनिया की एक ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिनका साफ सुथरी फिल्मों के लेखन में एक अच्छा खासा मुकाम है। कामना जी, आपका विविध भारती स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप मूलतः रहने वाली कहाँ की हैं? जी, मैं तो मेरठ से हूँ, मेरे पति बदायूं से हैं और उसके बाद हम लोग दिल्ली, कलकत्ता, बड़ौदा और फिर दिल्ली और उसके बाद फाइनली बॉम्बे के आके हो गए हैं। भाई, बम्बई में तो आप आई, बम्बई की हो गई, लेकिन बम्बई में आके फिल्म लाइन में राइटिंग में काम पाना ये काफ़ी मुश्किल है। तो थोड़ा सा अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएंगे आप? स्ट्रगल कहूँ या ये कहूँ कि एक बुनियाद जो थी वो तो बहुत बचपन में बन गई थी लिखने पढ़ने की। मेरे पिताजी एजुकेशन लाइन में थे, तो मैंने जब से होश संभाला अपने घर में किताबें किताबें और किताबें चारों तरफ। और मेरी बहनें और मेरे भाई वो सब बहुत पढ़ते थे, तो एक ऐसे वातावरण में मैं रही हूँ कि मेरा पढ़ने लिखने का शौक़ तभी से शुरू हो गया। फिर मैंने बीए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो भाग्य की बात देखिए कि वहाँ हम जहाँ रहते थे उससे थोड़ी ही दूर रेडियो स्टेशन था, और उन दिनों रेडियो स्टेशन हमारे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि बहुत ही हम शौक़ से सुनते थे उसकी हर ड्रामा, हर कहानी, गाने, सब चीज़। तो मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ हिस्सा लूँ, क्योंकि मैंने अपने बीए में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर दोनों लिए थे, तो लिखना पढ़ना वहीं से हम लोग लिखते थे थोड़ा थोड़ा। तो मुझे मेरी प्रोफेसर से भी बहुत एनकरेजमेंट मिला, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि तुम अच्छा लिखती हो और कोशिश करती रहो। तो फिर मैंने छोटी छोटी कहानियाँ, स्किट ये लिखने शुरू कर दिए। शादी के बाद ऐसा हुआ कि मेरे पति वो पोस्टिंग उनकी हुई दिल्ली में, और दिल्ली में भी रेडियो स्टेशन मैंने जाने का काम शुरू कर दिया और मैं उनके लिए लिखने लगी। मेरी कहानियाँ, प्लेज वहाँ हुए। तो एक उत्साह मन का बहुत बढ़ता है जब कोई थोड़ा सा भी उसको मौका मिलता है सुनाने का। पति से भी सहयोग मिला और दिल्ली में आने के बाद रेडियो ने भी आपको मौका दिया कि आप अपने लेखन को निखार सकूं। और उसके बाद आपकी हिम्मत बढ़ी, फिर आप? हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो मेरे पति की कंपनी में तबादले तो होते रहते थे, तो आगे पहुंचते पहुंचते हम लोग फाइनली बम्बई पहुंचे। और यहाँ आके मुझे ऐसा लगा, हुआ क्या था कि मैंने राज जी की पहली पिक्चर आग, वो बहुत ही मैं छोटी थी तब देखी थी, लेकिन एक दिमाग के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी आग और आवारा मुझे इतनी अच्छी लगी थी। और मुझे ही नहीं, और भी लड़कियों को जो हमारी उम्र की थी, सबको इतनी पसंद आई थी। हर एक ने कहा था कितनी फ़र्क है कहानी, बहुत ही अच्छी पिक्चर है। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे मन में उनसे मिलने की, उन्हें कुछ अपनी कहानी सुनाने की बात मेरे मन में इसलिए आई कि यहाँ आके मैंने जो भी रेडियो के लिए दिया, मैगजीन्स के लिए दिया, सब में मेरी कहानियाँ छपी। और तो मेरा मन ये एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ क्या बात है कि इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, गाने इतने अच्छे बनते हैं, लेकिन कहानी की कहीं कुछ वो रह जाती है, उसकी वजह से पिक्चर में कोई कमी रह जाती है। कामना जी, आपके फिल्म लेखन की शुरुआत ही राज कपूर जैसे बहुत बड़े मेकर के साथ हुई, तो वो किस तरह से आप शुरुआत ही राज कपूर जी से कैसे हो गई, कैसे मुलाकात हुई इनसे? अब देखिए, मैं बम्बई आई और मैं तो किसी फिल्म वाले को जानती नहीं थी। मैंने ऐसे ही एक दिन फ़ोन उठाया और राज जी को फ़ोन कर दिया कि मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। प्रेम रोग के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी कहानी सुनी और मुझसे कहा कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम इसको बनाएंगे ज़रूर। अब उसमें कितना समय गया धीरे धीरे, क्योंकि मैं स्क्रीन प्ले मुझे नहीं पता था क्या होता है। मैं डायलॉग्स बहुत अच्छी तरह लिख लेती हूँ,
कहानी थी ही, लेकिन स्क्रीन पे मैं नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझे बहुत मौका दिया कि आप, और तो वो कहानी जो 20 पेज से शुरू हुई थी वो 150 पेज तक चली गई। लेकिन प्रॉपर जो स्क्रीन प्ले कहते हैं वो जेनिन जैन उन्होंने लिखा, और जब वो रिलीज हुई लोगों को इतनी पसंद आई क्योंकि वो दिल को छूती थी कहानी। अच्छा, प्रेम रोग में एक सामंती परिवार के खिलाफ आपने उनके यहाँ जो बहुओं पे अत्याचार होते हैं इस सब्जेक्ट को लिखा और उसे राज जी ने ज्यों का त्यों हूबहू सेलुलाइड पे उतारा, जिसे उस समय बोल्ड कहा गया जी। इस तरह के सब्जेक्ट ये आपकी मतलब एक इमेजिनेशन थी या इस तरह की कोई इंसिडेंट थी जिसको? बात यह है कि कहानियां तो हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, आपको सिर्फ उठाना है। आप आए दिन पेपर खोलते हैं और सुबह कितनी खबरें आप पढ़ते हैं, हम एक सरसरी निगाह डाल के निकल जाते हैं, लेकिन अगर मन कहीं किसी कहानी पर अटक जाता है तो ऐसी ये घटना जो एक हुई थी, जो मेरी माँ ने कभी मुझे बताई थी कि एक लड़की इतनी जल्दी विडो हो गई और घर वाले चाहते हैं कि वो पूजा करती रहे, वो नहीं हो पाया और उस लड़की की प्रेम कहानी का क्या बना। तो एक कहीं अंकुर था, मैं आपको सच बताऊं तो और भी मेरी कहानियों में कहीं ना कहीं एक अंकुर होता है जिसको फिर मैं फैलाती हूँ, अपनी इमेजिनेशन से उस कहानी को बुनती हूँ, पर कहीं ना कहीं तो एक होता है। तो वो उनके दिल को वो छुई, वो पिक्चर बनी, उसके गाने भी बहुत लोगों को पसंद आए। लेकिन उनमें से एक आपकी पसंद का गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनवाइए, कौन सा गाना पसंद है आपको? मुझे उसका गाना अब हम तो चले परदेस कि अब तेरा कोई नहीं, वो वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन छोड़ चले।
यश चोपड़ा जैसे साफ सुथरी फिल्मों के मेकर आपकी दूसरी फिल्म चांदनी के प्रोड्यूसर रहे। तो चांदनी का किस्सा क्या है, कैसे शुरुआत हुई आपकी? हुआ ये कि जब प्रेम रोग बन रही थी तभी मेरे पति को उनकी कंपनी ने इंटरनेशनल असाइनमेंट दिया और हम लोग 3 साल के लिए बाहर हांगकांग चले गए। तो उस वक्त प्रेम रोग बनी रही थी। 3 साल बाद जब हम, वैसे मैं बीच में आई थी, उसकी रिलीज़ के टाइम भी आई थी और बहुत खुशी हुई मुझे कि लोगों ने पसंद किया। लोगों ने मुझे वहाँ भी केबल भेजे, चिट्ठियाँ भेजी, तार भी भेजे। हांगकांग में इतना लोगों को पसंद आई थी वो पिक्चर। तो जब मैं लौट के आई तो मुझे यश जी के यहाँ से संदेशा आया। उस बीच में ये हुआ कि मैंने एक सीरियल लिखा, तृष्णा, प्राइड एंड प्रेजुडिस के ऊपर बेस्ड था और वो बॉम्बे दूरदर्शन ने बनाया था। जब मैं लौट के आई तो उन्होंने वो देखा होगा, कुछ प्रेम रोग का तो याद ताज़ा थी लोगों के दिल में, तो उनके यहाँ से मुझे संदेश आया और मैं उनसे मिलने गई और मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई यश जी जैसे बड़े डायरेक्टर मेरी कहानी चाहते हैं। मैंने उनको सुनाया और उनको एक सब्जेक्ट पसंद आया और उन्होंने भी मुझे उसी दिन कह दिया कि हाँ, इस सब्जेक्ट पे हम बनाएंगे, आप आज से ही लिखना शुरू कर दो। मतलब इस बात से ये बात प्रूव हुई कि एक लफ्ज जो इस लाइन में होता है फील्डिंग, हाँ। असल में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आदमी काम साफ सुथरा और अच्छा करे तो लोग उसे कहीं से भी ढूंढ करके लाके और उसके सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने को तैयार हैं। जी हाँ, मैं तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि पहली मेरी कहानी भी उनको पसंद आई और दूसरी के लिए भी मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ा, कुछ ऐसी मुझे कोशिशें नहीं करनी पड़ी और जब मैंने उनको सुनाई तो उनको वो कहानी पसंद आ गई। और चांदनी तो आप जानते हैं कि लोगों को कितनी पसंद आई थी, उसके गाने कितने पसंद आए थे और वो पिक्चर बहुत अच्छी चली। क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो दिल से कही हुई बात है ना जी, वो लोगों को छूती है और लोग उसको बार बार देखना पसंद करते हैं। हाँ, अगर साफ सुथरे सरल तरीके से उसे कहा जाए। सरल तरीके से, बिल्कुल सीधी सादी सिंपल कहानी थी जी। तो उसको यश जी ने बड़े अच्छे ढंग से और श्रीदेवी ने उसमें बड़ा अच्छा काम किया, तो सब मिला के वो पिक्चर ऐसी बनी तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसका पसंदीदा गीत? चांदनी के गाने में मुझे जो अच्छा लगता है, बहुत मतलब शादी के माहौल है, हंसना, गाना, नाचना और गाना वही, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन
कामना जी, अब फिर फिल्मों के उस दौर में चलते हैं जिसे हिंदुस्तानी फिल्मों का सुनहरी दौर कहा गया। जी। उस दौर में रफ़ी साहब, लता जी, मुकेश जी, आशा जी, इन लोगों ने मिलकर के जो सुर संसार रचा, उसमें जो एक बात थी, मतलब चरित्र क्या कर रहा है, वो पात्र क्या कर रहा है, उसका पूरा पूरा ग्राफ उसके गीतों में, उसके संवादों में, उसकी टेकिंग में जो नजर आता था, ये काफी कुछ राइटर और उसके म्यूजिक डायरेक्टर सब मिल करके बैठ करके एक साथ उसकी रचना करते थे, इसलिए सबका समन्वय उसमें दिखाई पड़ता था। जी। अभी आज की फिल्मों के बारे में जो आज की फिल्मों को देख करके लगता है कि कहीं सब कुछ अलग अलग सा हो रहा है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं एज ए राइटर? हम चाहते हैं कि और जो अभी के दौर में जो फिल्में बन रही हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में आप क्या कहेंगे? सचमुच आपने ठीक शब्द का इस्तेमाल किया है, दुर्दशा ही है। जब मैं देखती हूँ तो मैं देखती रह जाती हूँ कि इतना पैसा, इतना एफर्ट, इतना वक्त लगाकर जो हम सामने तैयार करके लाते हैं, उसे देख के अगर किसी का सर शर्म से झुक जाए, कुछ भी गर्व महसूस ना हो, कुछ खुशी ना हो, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि बहुत पैसा आएगा। क्या करेंगे इतने पैसे का आप? ये बहुत बढ़िया आपने बात कही, क्या करेंगे इतने पैसे का? पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप आर्ट फिल्में बनाओ, ऐसी फिल्में बनाने का कोई फायदा नहीं जिनको कोई नहीं देखता है, लेकिन क्या एक अच्छी बात, साफ सुथरी बात सुंदर तरीके से नहीं कही जा सकती? कितने राइटर, डायरेक्टर इस हमारे देश में हुए हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने मुगले आजम, मदर इंडिया जैसी फिल्में बनाई। गुलजार साहब ने अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, विदु विनोद चोपड़ा ने अच्छी फिल्में बनाई हैं, और अभी भी इक्का दुक्का, ऐसी बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि मैंने अभी आशा नहीं छोड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है ये दौर गुजर जाएगा, हम फिर अच्छी फिल्में बनाएंगे, क्योंकि आज जो हो रहा है वो देखने लायक भी नहीं होता है। क्या मतलब है कि 50 लोग सड़क के बीच में नाच रहे हैं, कपड़े पहनाने के नाम पे उन लड़कियों, ये हमारी सभ्यता तो नहीं है जी। आप लाइए बाहर की सभ्यता, अच्छी अच्छी चीज लाइए ना। ऐसी चीजें क्यों लाते हैं जिनको देख के किसी को आप अपने परिवार के साथ बैठकर वो फिल्में देख नहीं सकते? तो क्या फायदा है? और एक जिम्मेदारी हमारी है, हम ये कह के हट नहीं सकते कि हम तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। अरे किसका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आप? इस जनता का, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे गांवों में, उनकी बात सोचिए। ठीक है, बंबई की बात भूल जाइए, दिल्ली की बात भूल जाइए, बड़े मैच्योर, वो लोग सोचते हैं कि बड़े मैच्योर हैं, एजुकेशन मिल रही है सबको, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन उनका भी तो सोचिए। एक बच्चा जो फुटपाथ पे रहता है, जो जिसको खाना नहीं मिला है, जिसको कोई प्यार करने वाला नहीं है, गले लगाने वाला नहीं है, वो ये बातें उल्टी सीधी देख के कि चोरी करो, डाके डालो, क्योंकि यू आर जस्टिफाइड, आप करो ये सब, क्योंकि इसी से अंत में कह दो कि बचपन में माँ बाप नहीं थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसलिए हम नहीं किया। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? क्या हमारी सभ्यता, संस्कृति, क्या है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि सब भूल के जो लिखने वाले हैं और बनाने वाले, वो ये सोचते हैं कि इतने गाने डाल दो, लड़कियों को जैसे उल्टा सीधा नचाओ और कुछ डबल मीनिंग ये डाल दो डायलॉग से, तो पिक्चर बन गई, पैसा आ गया। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। मुझे सचमुच, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे दुख होता है, और फिर मैं उन दिनों को याद करती हूँ कि हम लोगों ने, लेकिन अभी भी एक है विश्वास मुझे कि, क्योंकि पिक्चर जो डूब जाती हैं उससे सबको दुख होता है, इतना सब करके, लेकिन शायद उससे लोगों को एक कुछ लेसन मिलेगा कि भाई कहिए तो कुछ अच्छा कहिए, फिर वो डूबे या उठे वो सब छोड़ दीजिए। कामना जी, बहुत अच्छा लगा आपका गुस्सा देखकर इस बात पे कि आज की फिल्मों के जो हालात हैं, इस पे एक राइटर अगर इतना आंदोलित है तो जाहिर है भविष्य में कुछ अच्छी बात निकल के आएगी, आनी चाहिए, और आप आशावादी भी हैं। बिल्कुल आशावादी, और हमारी लड़कियां और हमारे जो यंग लड़के बड़ा अच्छा गा रहे हैं, पर उनको अच्छे अच्छे गाने दीजिए ना जी। राइटर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पर उनको कोई वो उनके सब्जेक्ट आप आगे उनको एनकरेज कीजिए, बढ़ाइए, तभी अच्छा कुछ बनेगा। कामना जी, फिल्म तमन्ना आपकी बेटी तनुजा चंद्रा ने लिखी है जी। इतनी कम उम्र में इतने मैच्योर्ड सब्जेक्ट लिखने लगी, ये तालीम आपने उसे दी या उसने? देखिए ऐसा है, वही घर में जो एक वातावरण है हमारे पढ़ने लिखने का, वो उसके ऊपर भी गया है, तो वो भी पढ़ने लिखने में मेरे तीनों ही बच्चों ने बहुत शुरू से ध्यान लगाया, और हम हमेशा उनके लिए बुक्स खरीदते रहे हैं, और
बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और वो बाहर भी पढ़ के आई है। उसने अपना मास्टर्स इन फिल्म मेकिंग किया है टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया से। उसके बाद वो यहाँ आई और उसने ज़मीन आसमान सीरियल डायरेक्ट किया, मुमकिन डायरेक्ट किया और उसके साथ ही साथ वो तमन्ना लिख रही थी। तो उसके मन में भी मेरी तरह कुछ ये है कि कुछ बनाऊं तो अच्छा ही बनाऊं। तो उसे ये करने का मौका मिला और तमन्ना क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसकी एक जिंदगी का भी वो भी एक टुकड़ा ही है। एक हिजड़े को एक बच्ची कहीं पड़ी मिली, उसने उसको पाला बड़ा किया जी। तो उनको उनके पास कहानी इतनी थी, उसको उन्होंने बढ़ा के जो किया है। तो जब मैंने फिल्म पहली बार देखी, क्योंकि मैंने उसके साथ नहीं लिखा है जी, वो अपने आप ही उसने जो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स जो थे वो अपने आप ही किए अपने डायरेक्टर के साथ, महेश भट्ट जी के साथ बैठ के, और वो पिक्चर बनी। तो जब मैंने देखी तो मैं आपको क्या बताऊं मैंने कितना गर्व महसूस किया। मैं रो पड़ी खुशी के मारे। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मैं सिर ऊंचा करके सबसे कहती हूँ कि चलिए तमन्ना देख के आए। ये आप बताएंगे कि कमर्शियल राइटिंग जो आजकल फिल्म प्रोड्यूसर्स जिसकी डिमांड करते हैं, उसके मायने आप क्या समझती हैं? वो क्या चाहते हैं एक राइटर से? किसी एक अंग्रेजी फिल्म को देखकर उसको ज्यों का त्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं या उसमें हिंदुस्तानी और कुछ भर करके, मतलब कुछ? अब देखिए वो तो हर एक जो भी प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर अपने मायने शायद खुद लगा लेता है। तो इंडिविजुअल अपने अपने मायने हैं, मुझे ऐसा लगता है कॉमर्शियलिज्म के। कुछ लोग बनाते हैं कॉमर्शियल फिल्म, बड़ी अच्छी बनाते हैं। जो सूरज बरजात्या की फिल्में हैं, हम आपके देखिए उनको लोगों ने कितना पसंद किया है। साफ सुथरी फिल्में हैं उनकी। जी जी। मैंने प्यार किया और दूसरी भी ऐसे ही गुलजार साहब बनाते हैं, उनकी फिल्म भी लोगों को पसंद आती है। तो लेकिन अगर कुछ लोगों ने ये मान के चल ली है वो कि भाई हमारा एक ही एम है और वो है पैसा बनाना, और वो किसी भी कीमत पे हम बनाएंगे, चाहे उसमें कैसे भी गाने डालें, कुछ भी उटपटांग कहानी रखें, कुछ भी करें, तो उनका तो अपना ही एक तरीका है। मैं तो समझती हूँ कॉमर्शियल फिल्म तो का मतलब ये है कि आप लोगों का एंटरटेनमेंट करें, लेकिन एक बड़े अच्छे ढंग से, कि जब इंसान उसको 2.5 घंटे देख के घर जाए तो उसको अच्छा लगे कि हमने कोई अच्छी चीज देखी और उसको याद रहे 2 दिन तक कि वो फिल्म में कोई बात उसने क्या बात कही थी। तो तमन्ना को देख के वैसा ही होता है। उसकी मुझे बड़ी खुशी है कि उसको जल्दी से आदमी ये नहीं कि भाई दिमाग से निकल गई, आपको लगता है कि आप कुछ देख के आए और कुछ करें आप दूसरों के लिए, पूरी जिंदगी में कुछ तो करें। कामना जी, अब इसके बाद हम फिर आते हैं संगीत के ही पक्ष पे। जी। उस दौर में जो भी म्यूजिक रहा उसमें 4-5 लोग थे जो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी फिल्में देते रहे, अपने अपने गीत चलते रहे। अब एक ऐसा दौर आया हुआ है नई फिल्मों का जिसमें एक ही आवाज से जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, मेल आर्टिस्ट के लिए एक वॉइस, फीमेल आर्टिस्ट के लिए एक वॉइस, इस तरह के सारे गाने अलग अलग चरित्रों के लिए एक ही सिंगर गाता है। तो उसको लेकर के आपकी कहानी में कहीं अड़चन नहीं आती? आप जब लिखती हैं तो आप अपनी तरफ से इस बात को नहीं उठाती हैं कि भाई जो 2 अलग अलग पात्र हैं उनके लिए गीत गाने वाले भी अलग अलग, जैसे पहले मुकेश जी किसी के लिए गाते थे उसी फिल्म में, रफी साहब किसी के लिए गाते थे, तो इस बात को लेकर के आज के दौर में आप जैसे लेखक इस मुद्दे को उठाते हैं कि अपने प्रोड्यूसर्स के साथ? क्या है, देखिए कि मैंने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया है। कुल मिला के मेरी, जैसा कि प्रेम रोग, चांदनी, उसके बाद 1942 जिसमें राहुल देव बर्मन का म्यूजिक था जी। इतना सुंदर म्यूजिक था उस फिल्म में, मतलब इतने सुंदर गाने उसमें गए कि मुझे कभी ये सोचने का मौका नहीं मिला कि जो भी मेरी फिल्में हैं कि मैं कभी इस बात पे ध्यान दूं कि ये ठीक नहीं हुआ, ये कुछ गलत हो गया, ये एक आदमी ने ज्यादा गा दिया। हाँ, कभी कभी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ एक ही आदमी कितने गाने गा रहा है या एक ही आवाज। हाँ हाँ, पर जहाँ तक जिन फिल्मों में मैंने किया है उनका संगीत बहुत सुंदर रहा है। तो हमारे श्रोताओं को आप अपनी फिल्म 1942 लव स्टोरी का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? आप जो चाहे सुनवा दीजिए।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का सेल्यूलॉइड के सितारे प्रोग्राम, और आज इसमें आप सुन रहे हैं फिल्म जगत की सुपरिचित कथा, पटकथा और समीक्षिका कामना चंद्रा से सूरज शुक्ला की बातचीत। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करना चाहता हूं जो कि राइटर की इथिक्स से जुड़ा हुआ है। अब आपकी बातें सुन के लगा कि हम ये सवाल आपसे कर सकते हैं। ये इतने दिग्गज राइटर्स जो 60-70 के दशकों में साफ सुथरी फिल्में लिखते रहे, उसमें से ज्यादातर लोग अभी हैं। उनके रहते हुए इस समय जो फिल्में लिख करके आ रही हैं, उन्हें देख करके लगता है कि हम अब अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ सिनेमा देखने नहीं जा सकते। इस नैतिक जिम्मेदारी को जो अभी तक लेखक ढोते रहे, अब दूसरे लेखकों की जो पीढ़ी है, इन सब का एक एसोसिएशन भी है, सब लोग वहां मिलते भी हैं। इस मुद्दे को पुराने जो अच्छे लेखक हैं, इसको नए लेखकों के साथ मिलकर के वो लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं? अब देखिए, ऐसा है कि उनके मन की जो घुटन है, मुझे विश्वास है उनको घुटन जरूर होती होगी। जिन्होंने अच्छी अच्छी सुंदर साफ सुथरी फिल्में लिखी हैं इतने दिन, उनको ये जैसे मुझे होती है, मैं तो थोड़ा बहुत अभी भी लिख पा रही हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मिल जाते हैं और मेरे जैसी जो मैं लिखती हूँ वो बन जाती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। तो मेरे मन में भी घुटन होती है। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं और जिनमें ये टैलेंट था लिखने का, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, वो आज नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो अपने को ऐसा महसूस करते होंगे कि शायद हम समय से पीछे छूट गए हैं, समय आगे बढ़ रहा है और हम पीछे कहीं छूट गए हैं। लेकिन बैठ के जहां तक बात करने का सवाल है, हमारे देश में मैं तो यही कहूंगी कि अभी भी मतलब लेखक को इतना प्रधान स्थान नहीं मिला है जी, कि वो अपनी राय थोप सके, अपने राय दे सकता है, वो डेफिनेटली अपनी राय देगा, वो बात करे, लेकिन वो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को इतना प्रभावित कर ले कि वो शायद अभी नहीं उस दर्जे तक पहुंच पाया है। जैसे आपने बहुत साफ सुथरी और अच्छी फिल्म लिखी भैरवी जी, और भैरवी में गीत बहुत बढ़िया रहे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक था, इसके बावजूद भी वो फिल्म चल नहीं पाई। उसका बहुत दुख है मुझे, और जो मेरी डायरेक्टर हैं अरुणा राजे जी, उनको भी बहुत दुख है, क्योंकि फिल्म इतनी अच्छी बनी थी वो कि जिसने देखी उसने सराही। लेकिन जब लोग देखने ही ना जाएं तो आप ही बताइए कि हम क्या करें। जब हमने फाइनल प्रोडक्ट देखी तो मैं अरुणा जी को, मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें गले लगा के कहूं कि भाई आपने क्या चीज़ बनाई है। और जो भी मैंने लिख के दिया था, मतलब उसके पूरे डायलॉग्स मैंने किए हैं, स्क्रीन प्ले हम दोनों ने किया, कहानी जैसी भी हमने सोची थी, कोई उसमें ये नहीं था कि भाई हमने कहा ये था और बना ये, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली जब वो लोग देखने नहीं आए तो एक मिनट को मैं ये सोचने के लिए तैयार हो गई, मैं और अरुणा जी दोनों की, या तो इसकी रिलीज में बहुत वो एक सारी फिल्म ही बहुत लो प्रोफाइल रही, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं लगा कि वो कब, कहाँ, कैसे रिलीज हुई। तो मुझसे पूछते रहे कि भाई होने वाली है क्या, कब होगी।
लेकिन जहाँ भी हुई वहाँ भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने यही सोचा कि शायद आजकल आंखों वाले अंधे लोगों की पिक्चरें देखना पसंद नहीं करते, और लक्ष्मीकांत जी ने और प्यारेलाल जी ने इतना सुंदर संगीत उसमें दिया। ओम नमः शिवाय मुझे तो बहुत पसंद है। बिल्कुल, मैं अब भी सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो और वो गाना इतना सुंदर है कि कोई भी सुनेगा तो वो कोई भी नास्तिक होगा तो उसके दिमाग में भी शिवा की एक मूर्ति आके सामने खड़ी हो जाएगी। Oh
शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब हम आते हैं आपके सीरियल्स पर। हमने सुना है कि आपने धारावाहिक भी लिखे हैं दूरदर्शन के लिए, तो आप अपने धारावाहिकों के लेखन की दुनिया की थोड़ी सी झलक देंगे हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, ज़रूर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तो हम लोग भारत में तो मेरे पति के ट्रांसफ़र हो ही रहे थे। बीच में उनको इंटरनेशनल असाइनमेंट 3 साल का मिला, तो हम लोग हांगकांग चले गए थे जब प्रेम रोग बन रही थी। वहाँ से जब मैं वापस आई तो 84 में, तब ये सीरियल का दौर शुरू हो गया था। जी। एक ही सीरियल आ रहा था, हम लोग जी। और वो इतना था कि सब लोग ईगरली वेट करते थे और देखते थे, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, जो भी वो आता था। एंड उसके बाद ही तभी मुझे मीना वैष्णवी ने बुलाया, दूरदर्शन पे हैं वो। उनके साथ में पहले वो मेरे प्लेस वगैरह कर चुकी थी, और उन्होंने कहा कि मैं ये प्राइड एंड प्रेजुडिस पे बेस करके हिंदी में बनाना चाहती हूँ। तो वो हमने लिखा, जिसका नाम था तृष्णा जी, और उसे 13 पार्ट में किया हमने जी। और वो इतना अच्छा बना कि अगर हम एक्नॉलेज ना करते कि ये उस पे बेस्ड है तो शायद कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। वो इतनी घुल मिल गई थी वो कहानी हमारे आज के जीवन में भी जी। 84 की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो तो बात गई 10, आज 15 साल बाद भी जिस माँ की 4 बेटी हैं जी, उसको आज भी ये बात लेकर नींद नहीं आती कि भाई बेटियों के लिए कहाँ अच्छे अच्छे लड़के मिले, उनकी अच्छी जगह शादी हो। वही प्रॉब्लम तृष्णा में थी कि वो माँ जो थी अपनी 4 बेटियों को, तो वो सीरियल इतना पॉपुलर हुआ, वो आज भी लोग याद करते हैं। उसे लेके मुझे बड़ी खुशी मिली और बहुत ही अच्छा काम हुआ और सबको याद है वो सीरियल। उसके बाद फिर दूसरा सीरियल लिखा, वो भी उन्हीं के साथ लिखा, मीना जी के जी। कशिश जी। वो सीपीसी ने बनाया। वो भी 2-3 बार टेलीकास्ट हो चुकी है। तीसरा एक और लिखा है, उसका नाम है कुछ इस तरह, वो सिटकॉम है जी, और वो आपको देखने को मिलेगा शीघ्र ही। कामना जी, अगर आप राइटर न होती तो क्या होती? मैं राइटर न होती तो मुझे जो मन में कभी थोड़ा सा रिग्रेट आता है, मुझे गाने का बहुत शौक था और मैं अच्छी कॉपी कर लेती थी। मैं जब छोटी सी थी तो मैं गाना, कोई भी फिल्म का आया, कुछ आया तो उसकी मैं बड़ी अच्छी कॉपी कर लेती थी, और मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं होता था स्टेज पे जाके गाने में, या अपने स्कूल के जो कुछ फंक्शन होते थे उसमें मैं स्टेज पे बेधड़क जाके वहाँ गाना गा लेती थी। और इतना मुझे घर वालों ने एनकरेज किया कि तुम सीखना, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, अच्छा पकड़ती हो सब। लेकिन आज हंसी आती है उस बात को याद करके कि हमने क्यों नहीं म्यूजिक लिया जब हम 9th-10th में पहुंचे, कि हमारी सहेलियों ने सिविक्स ली थी जी। और उन दिनों सहेली और ये दोस्ताना और ये सब इतना आदमी के जीवन में इम्पोर्टेंट होता है कि मैं गाना सीखने 2 दिन गई भी, पर मेरा मन ही नहीं लगा, क्योंकि 8th तक वो ऑप्शनल, लेकिन फिर उसके ऑप्शनल 9th-10th में आपको चूज करना पड़ता था, आप लो या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो। 8th तक तो सीखते ही थे, गाते ही थे। तो मैंने इसलिए वो गाना 2-4 दिन जाके उसका मुझे, क्योंकि जो हमारे साथ की लड़कियां थी उन्होंने फिर 11th-12th में सीखा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए में भी वोकल म्यूजिक सब्जेक्ट था। तो जिन्होंने 6 साल सीखा उन्होंने रेडियो में गाया, और मतलब उनकी एक अपनी पहचान बनी और उनकी आवाज़ इतनी अच्छी ट्रेंड हो गई थी। तो मुझे आज कभी कभी जब गुनगुनाती हूँ मैं बाथरूम में जी। तो मुझे लगता है कि मुझे क्योंकि संगीत आपका अपना होता है, उसके लिए आपको किसी दूसरे के पास जाके ये कहानी लिख के आपका मन होता है कि भाई कोई ज़रूर दूसरा सुने, उसको छपे वो कहीं जी, उसके बारे में बात हो। गाना है क्या है, आप अकेले भी अगर बैठे हैं, आप अपना तानपुरा लीजिए, गाइए, कोई सुने ना सुने, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको अपने मन की शांति और खुशी मिलती है। तो वो मैंने नहीं सीखा, उसका मुझे दुख है थोड़ा। कामना जी, इसके अलावा आपकी अपनी हॉबीज़ क्या हैं? उसके अलावा मुझे हाउसवाइफ ही कह लीजिए क्योंकि मुझे अपना घर साफ सुथरा रखना, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो वो अच्छे कपड़े पहने तो मैं अच्छे फ्रॉक भी बनाती थी, उनकी सिलाई भी कर लेती थी मैं, और मुझे घर के काम करने में भी कोई कभी अड़चन या प्रॉब्लम नहीं। और आज भी मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी मिलेगी तो मैं अपनी लड़कियों को कहती रहती हूँ कि भाई तुम लोग, तुम्हारा कमरा क्यों ऐसा पड़ा है, इसको ठीक रखो। या मेरा बेटा भी राइटर है जी, विक्रम चंद्रा, उसने रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एक नॉवेल लिखा था 5 साल में जी। उसके लिए उसको कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला है डेब्यू नॉवेल के लिए, और वो क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाता है
जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में। तो वो आता है यहाँ पे, साल में 2 बार आता है, 2-2 3-3 महीने रहता है। मगर उसके कमरे में जब चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं तो मैं उसको भी कहती हूँ कि विक्रम तुम्हारे कमरे में ये क्यों तुम बुक्स, तो वो कहता है मम्मी अब इसे ऐसे ही छोड़ दो। तो मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, मैं उसकी वो जितनी देर में वो नहाने जाता है या जितनी देर, तो मैं उसका कमरा पूरा, तो मुझे ये अच्छा लगता है कि घर साफ सुथरा हो, सब कुछ ठीक रहे। और शाम को चंद्रा साहब आए तो मैं उनको 1 कप चाय बना के पिलाऊं, उनके साथ बैठूं। तो मैंने अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को ऐसा रखा कि उसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, नहीं, एक संतुलन बना रखा है। संतुलन शायद इसीलिए मुझे बहुत संतोष है। इतना थोड़ा काम करके अगर अच्छा काम किया थोड़ा कर, वो मुझे ये संतोष है कि घर में भी, और मेरे पति ने हमको सबको इतना एनकरेज किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि तुम ये करो ये मत करो। मेरे लड़के ने जब साइंस छोड़ के आर्ट्स लिया तो एक दफे को मुझे भी लगा था कि बीए करके क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, उसको जिस चीज का शौक है वो करना दो, ऐसे ही। लेकिन क्या है, उनको अच्छा लगता है कि शाम को घर आए तो पत्नी अगर घर में हो तो अच्छा है। तो मैं अपने जहाँ भी लिखती हूँ मैं पहले ये बात बता देती हूँ कि मैं 9 से 10 से 5 तक मैं आ सकूंगी, उसके बाद अनलेस हाँ वही कोई इतनी इमरजेंसी की मीटिंग है या कुछ बहुत ही ज़रूरी काम है, वो बात अलग है वंस इन ए वाइल। लेकिन मैं इसको रूटीन नहीं बनाती हूँ कि मैं रोज़, आप कह लीजिए कि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। नहीं, भारतीय होना, भारतीयता की छाप रखना, भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से जीवन में उतारना ये अनप्रोफेशनल होना तो नहीं है। और शायद यही वजह है कि आपके लेखन में ये बात पूरी तरह से झलकती है। और नारी पुरुष जितने भी पात्र उसमें होते हैं वो अपने किरदारों में इसीलिए पूरी तरह से भारतीय होते हैं क्योंकि आपकी अपनी हॉबीज, क्योंकि लेखक का अपना जीवन मुझे लगता है 75% अपने लेखन में झलकता है जी। और यही वजह है कि शायद प्रेम रोग और चांदनी जैसे साफ सुथरी फिल्में आपने दी, और ईश्वर करे आप ऐसी फिल्में आगे भी इस इंडस्ट्री। हाँ, क्योंकि देखिए मैं सोचती हूँ संतुलन तो होना चाहिए। संतुलन के बिना जिंदगी जो है अगर उसी में चले गए एक तरफ तो वो बहना नहीं चाहिए। तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें एक संतुलन देखें कि ये इस बात का क्या होगा, आगे चल के आगे का थोड़ा सोचना चाहिए। पीछे मुड़ के तो जो निकल गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो हमारे सामने है उसमें से कुछ अच्छा उठा लें कुछ, क्योंकि फैमिली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका प्रोफेशन। तो अगर आप दोनों को संतुलन नहीं कर पाएंगे तो कहीं एक हैप्पीनेस जो है। मुझे किसी ने सवाल पूछा कि आप हमेशा प्रेम कहानी ही क्यों लिखती हैं, आपकी जो भी आती है उसमें, तो मेरे पास जवाब यही था कि शायद मुझे बहुत किस्मत वाली हूं मैं, मुझे प्यार मिला है। मैंने जिंदगी में देखा है बचपन से ही कि मेरे बड़े भाई, मैं सबसे छोटी थी, उनका प्यार मिला, फिर शादी हुई तो मेरे पति ने मुझे, मतलब मुझे पूरी फ्रीडम है, मैं अपना काम करूं, एक खुशी मुझे मिले जी। तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है जी। या मेरे बच्चों ने मुझे आज इतनी इज्जत वो मुझे देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो अगर मैंने उनको वो नहीं दिया होता जो मुझे, अगर मैं उस टाइम से घुस जाती इसमें तो शायद कहीं कोई कुछ, तो आज उन बच्चों को वो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती देख के। तो उस टाइम में अगर मैंने थोड़ा टाइम निकाल, इसकी तरफ नहीं गई, मैं तब गई जब बच्चे थोड़े स्कूल जाने लगे थे जी। दिन भर मैं कर सकती थी। तो वो एक संतुलन मेरे को लगता है कि जिंदगी, ऐसी फिल्मों में भी संतुलन होना चाहिए जी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कुछ भी डालिए कुछ भी बनाइए चलेगा, वो नहीं चलता। फिर हम चलते हैं पुराने उसी सुनहरे दौर की ओर जी। आपको लता जी के गीतों में अपना सर्वाधिक पसंदीदा गीत कौन सा है? ये कहना तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि इतने सुंदर सुंदर गाने गाए हैं दोनों बहनों ने, लता जी ने भी और आशा जी ने भी, कि किसी 1-2 गाने को तो लेना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन चुनना तो पड़ेगा। तो मुझे याद है कि शुरू में ना जब हमारी शादी होने वाली थी और उन दिनों एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था, बड़े अरमानों से रखा है सजन तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। मतलब उस समय जो कुछ मन के इर्द गिर्द होता है उसी तरह का गीत आया और आपको अच्छा लगा जी जी। सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गीत। बड़े अरमानों से रखा है कलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। जुदा न कर सकेंगे हमको जमाने के सितम, ओ जमाने के सितम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। ले उठा प्यार की अंगड़ाई है दिल भी जमा, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो कहाँ, अजी ऐसे में लिए जाते हो तुम बोलो
निगाहों से कहीं जाएंगे हम, वो कहीं जाएंगे हम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। तेरी दो आंखों में दिखते हैं मुझे दोनों जहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां, इन्हीं में खो गया दिल मेरा, कहो ढूंढूं कहां। चांद घटता हो घटे अपनी मोहब्बत ना हो कम, वो मोहब्बत ना हो कम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, वो बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम हो, पहला कदम। कामना जी, आज देश जिस हालात में पहुंच गया है, एक आदमी अपने जीवन को किस तरह से संतुलित करके इस माहौल में, स्थितियां तो नहीं बदल सकती, जो है, जो घटियापन है वो है, ऐसी स्थितियों में हम अपनी अगली पीढ़ी या अपने आप को या अपने परिवार को, अपने परिवेश को बचाने के लिए एज ए कॉमन मैन क्या कर सकते हैं? मैं यही कहूंगी कि आज एक आम आदमी बड़ी घुटन भरी जिंदगी जी रहा है। उसको ऐसा लगता है कि क्या इसी के लिए 50 साल जो हमने आज़ादी के बाद बिताए हैं, क्या इस सब के लिए? जी। आज मैं अपने आप से भी ये प्रश्न पूछती हूँ कि क्या हमारे नेताओं ने, देखिए जब हम छोटे से थे ना, तो हमारे सामने बड़े बड़े आदर्श थे। जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, एक सबके सामने एक उद्देश्य था जिसके लिए सारा देश लड़ रहा था जी। और उस लड़ाई में हम बच्चे भी शामिल थे हमारे। और मुझे आज तक याद है कि मेरे बड़े बहन भाई, वो सुबह को प्रभात फेरी होती थी, उसमें जाते थे, मार पड़ती थी, रोते हुए, तो एक हमारे मन में ऐसा एक जागरण जैसा था। और आज़ादी मिली तो समझिए कि हम लोग एक पता नहीं हमको क्या मिल गया, स्वर्ग मिल गया, हम लोगों ने ऐसा सोचा। जी जी। क्योंकि वो सब घटना चक्र हमारे आंखों के सामने हुआ था। मुझे अपनी याद में ये याद है कि शुरुआत और देश के लिए बातें, देश के बड़े बड़े नेता वो आते थे तो क्या होता था, और अंग्रेज़ों के अत्याचार, ये सब एक बचपन से जैसे कुछ रिकॉर्ड होती जाती है बात। तो एक ज़माना जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरे बच्चों ने वो चीज़ नहीं देखी है जी। लेकिन मैं आज भी वो बातें याद करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्या इसके लिए जो आज हो रहा है, क्या इसके लिए इतनी कुर्बानी दी गई? लेकिन फिर अगर आप सोचें तो हम ये कह के अपने मन में संतोष कर लेते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि तरक्की हुई ही नहीं है। जी। हुई है। समाज बदला है, आदर्श बदले हैं। जी। एक जो हमारे बच्चों के सामने जो उन्होंने वो सब नहीं देखा है, तो वो सोचते हैं कि ये आज़ादी तो बड़ी आसानी से मिल गई, वैसा नहीं है। जी जी। तो हमें वो क्योंकि याद है, तो हमें आज का जो माहौल है उससे बड़ी घुटन होती है। और मैं तो कम से कम पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चे ये याद रखें कितनी कुर्बानियों के बाद ये सब जो आज हमको मिला है, हम आज़ाद हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जो ये माहौल एक बिगड़ा है, और वो फिल्में हों या वो पॉलिटिक्स हो या एक सोशल जो वातावरण है वो बदल रहा हो, उससे जो एक घुटन पैदा हो रही है, तो उसका मुझे लगता है कि हम सभी को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। जी। एक क्या है, हम लोगों को बताया जाता था कि आपके अगर कुछ हक हैं तो उसके साथ आपका कुछ कर्तव्य भी है। जी। आपको कुछ करना चाहिए। एक उम्र के बाद थोड़ी सोशल कॉन्शियसनेस जो है वो आदमी के दिमाग में आए और वो कुछ करे तो कम से कम हम अपने घर के जो हमारे नौकर चाकर आते हैं या जो आसपास हैं, या जो एक गंदगी का प्रश्न है कि कोई ध्यान ही नहीं देता इन बातों के ऊपर, तो उस पर अगर हम थोड़ा जागरूक हो जाएं तो मुझे लगता है। और जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, लेखन का सवाल है, उसमें भी हमारे अंदर एक ऐसी जागरूकता पैदा हो कि भाई हम कुछ अच्छा कहें, जो भी करें हम अच्छा तो करें ना। अगर मेहनत कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो एक सुंदर बात तो कहें। तो अगर ये लेके चलता है इंसान, तो मुझे लगता है कि उन्नति तो अवश्यम भावी है, उन्नति तो होगी ही होगी। लेकिन हमारे देश की तरक्की को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा रोका है, या कहिए कि वो पता ही नहीं चलती, वो एक तो यहाँ की पॉपुलेशन। जी।
जो भी तरक्की होती है वो उसमें ऐसा डूब जाता है। मैं अभी होके आई हूँ यूपी, लखनऊ, बनारस, तो लगता है चारों तरफ भीड़ ही भीड़, भीड़, लोग ही लोग। तो बताइए उसमें हम जो तरक्की करते हैं वो कितनी दिखाई देती है। तो एक तो ये बात, इस प्रश्न को अब एक बड़ा प्रश्न बना के चलना पड़ेगा। जी जी। और एक करप्शन का मुद्दा तो आपके सामने ही है, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। वो अगर जीवन से जब तक वो नहीं हटेगा तो हमारी तरक्की, हमारे जो हमने अपने सामने आदर्श बनाए हैं उन तक पहुंचने में हम वही बात के 2 कदम आगे बढ़ते हैं और 4 पीछे हट जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए। तो जब तक एक आम आदमी, मैं और आप, चाहे हम लेखक हैं, चाहे हम एक आम आदमी हैं, कोई भी हैं, चाहे हम एक सड़क के मजदूर हैं या कोई बहुत बड़ा कंपनी एग्जीक्यूटिव, अगर अपना काम ईमानदारी, मेहनत और एक अच्छे आदर्श को लेकर चलेगा तो कोई हमारी तरक्की को रोक नहीं सकेगा। क्योंकि आप ये तो सोचिए कि इस सब के बावजूद भी हमारे देश ने तरक्की की है। अपने देश के लिए भी और अपने फिल्म वालों के लिए भी, जो भी इसे सुन रहा है, मैं यही कहूंगी, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे कामना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे विविध भारती की स्टूडियो में आई। मुझे भी यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। आपका और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में आज आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुपरिचित कथा, पटकथा और संवाद लेखिका कामना चंद्रा से सूरज शुक्ला की बातचीत। कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग था माणिकराव गायकवाड़ का और इसे विविध भारती की ओर से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।